नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेसिफिक वीडियो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आगे जो हमारी क्लास चलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में, तो उसमें हम क्या-क्या सिलेबस है, मतलब हमने क्या-क्या सिलेबस में कवर किया है। हो सकता है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें छूट भी गई हों और इन फ्यूचर अगर हमको लगता है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटी आपको आइडिया होना चाहिए कि हम ये जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स कम मेंस का, जिसमें प्री और मेंस को एक साथ हम कवर करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ या फिर आगे मैं कई वीडियो में हो सकता है दोबारा भी बोलूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कोई अलग-अलग नहीं, और जिस तरीके से प्रीलिम्स में अब प्रश्न बन रहे हैं, जैसा कि आपने अभी 2021 में जो पेपर हुआ वो देखा होगा सीजीपीएससी का, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल स्तर पे जा करके, बहुत अवधारणात्मक समझ के स्तर पे जा करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले मेंस की तैयारी को करें, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी को करें, क्योंकि मेंस में आपको अवधारणात्मक स्तर पे चीज़ों को जानना होता है और प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल चीज़ें एक्स्ट्रा जाननी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप मेंस में पढ़ रहे हो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जा सकता, प्रीलिम्स में भी वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इस वीडियो के पूरे सीरीज में, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कवर करेंगे, इसमें हम सबसे पहले मेंस को कवर करेंगे, यानी मेंस का जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और सीढ़ी से चलते चलेंगे। सीढ़ी से चलने का मतलब ये है कि पहले हम उन चीज़ों को कवर करेंगे, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो इन फ्यूचर हमको काम आने वाली है। मतलब कि अगर हम पहले मुद्रास्फीति जाने तो फिर हम बैंकिंग व्यवस्था को जान सकते हैं, बैंकिंग व्यवस्था में कैसे बैंक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है, या फिर हम पहले बैंकिंग व्यवस्था को जानें उसके बाद मुद्रास्फीति को जानें। तो बैंकिंग व्यवस्था में हम बार बार मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम मुद्रास्फीति को कवर कर लेंगे या उसके बाद कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से चलेंगे और मैं ये मान के चलूँगा कि आप मेरे को जो भी आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति भी मुझे देख रहा है, वो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जीरो नॉलेज रखता है, और मेरे को जीरो से उसको 100 तक लेकर के जाना है। तो मैं बिल्कुल यहीं से शुरू करूंगा, चाहे आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा हो या आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको मेरे तरीके से पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपको मैं शून्य से शुरू करा के 100 तक जरूर ले जाऊंगा, आपने अगर अर्थव्यवस्था पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था बहुत टफ विषय है या फिर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है एग्जाम में। तो सीजीपीएससी का पैटर्न प्रीलिम्स का भी जिस हिसाब से बदल रहा है, मेंस में तो इसका जितना वेटेज है वो तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन उसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रीलिम्स में भी जिस हिसाब से बदल रहा है पैटर्न और स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बौछार कर दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको अर्थव्यवस्था से ही प्रश्न पूछ लिया जाए बहुत सारा, फिर आप चित्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो अब शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस के बारे में। और अर्थव्यवस्था बहुत आसान टॉपिक है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो को देखते चलिए, आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। हर कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उसके लिए कोई नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझते हुए चलना है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखना है, लेकिन अगर एक बार ही आप पूरी शिद्दत और मन लगा करके वीडियो को देख देते हैं, तो आपको दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए मैं सिलेबस के बारे में बता दूं क्या क्या मैं कवर करूंगा और किस तरीके से कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। उसके बाद देखेंगे गरीबी एवं निर्धनता, ये मेंस का टॉपिक है आपका, मेंस में ये सारे टॉपिक आपके शामिल हैं। उसके बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी से मेंस में प्रश्न पूछते हैं। साख नियमन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साख नियमन कैसे होता है। फिर मुद्रास्फीति को देखेंगे कि महंगाई या मुद्रास्फीति का क्या मतलब है और इसको किस तरीके से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे भारतीय बैंकिंग, आज़ादी से के पूर्व से लेकर के
अब तक का क्या विकास रहा है, और 1990 के दशक में जो सुधार हुआ भारतीय बैंकिंग के लिए, बहुत सारी कमेटी बनी, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, उनका क्या कहना था और किस स्तर पे सरकार ने उनकी बातों को माना। 7वें पॉइंट पे हम देखेंगे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और क्या होते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, और उनका 1990 के दशक में क्या सुधार हुआ, उस चीज पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक सुधार, ये भी स्पेसिफिक टॉपिक है, आपके मेंस में ये पूछा जाता है। तो इसमें एलपीजी मतलब वैश्वीकरण उदारीकरण की जो नीति आई 1990 में, तो वो क्यों आई और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बजट पर। बजट में हम सार्वजनिक राजस्व, जिसमें सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटा एवं उसके प्रभाव, राजकोषीय नीति क्या होता है, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। पहली बात तो राजकोष समझ में आना चाहिए, तो ये सारी चीजें समझ में आएगी, तो इन चीजों को हम एक बार में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे योजना एवं गैर योजनागत व्यय, फिर देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। इसी से संबंधित इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो हो सकता है कि अगली बार किसी और से पूछ दिया जाए, योजनागत या गैर योजनागत व्यय से पूछ दिया जाए, या फिर किसी इसमें से पूछ दिया जाए कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, जुड़वा घाटा क्या होता है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। पिछले बार कई बार भी मतलब जब 5-6 क्वेश्चन आया तो उसमें जुड़वा घाटा के बारे में पूछ दिया, राजकोषीय घाटा के बारे में पूछ दिया प्रीलिम्स में। आगे हम चलेंगे तो योजनागत, गैर योजनागत व्यय, फिर राष्ट्रीय आय, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पहले आपके सिलेबस में शामिल था मेंस में, लेकिन अब ये मेंस में शामिल नहीं है। फिर भी हम इसको इसलिए पढ़ेंगे कि हो सकता है सीजीपीएससी अपना दायरा थोड़ा सा फैलाए मेंस में, तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ ले मेंस में भी, या प्रीलिम्स में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ ही सकती है, क्योंकि वहां पे उसको कोई दायरा नहीं दिया गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहां से वो क्वेश्चन पूछेगी। तो प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकती है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत जरूरी है। मेंस में भी अगर वो अपना दायरा थोड़ा सा फैलाती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा जोड़ तोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ ले। फिर देखें करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। इसका एक बार क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से 20 नंबर या 15 नंबर में आया था ये, लेकिन अब ये सिलेबस से हट गया है। फिर भी हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। उसके बाद देखेंगे जीडीपी में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी 1991 भारत की आज़ादी के बाद से अब तक जीडीपी हमारा किस तरीके से बदला है। अब मैं जीडीपी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 15 नंबर टॉपिक में, तो पहले मैंने आपको जीडीपी समझा दिया है 12 नंबर टॉपिक में। तो इस तरीके से हम क्रम से चलेंगे, जो चीजें आगे आने वाली है जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है उसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद देखेंगे कार्य शक्ति में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी लोग किस तरीके से अपने कार्य करने के तरीके को बदले हैं और किस तरीके से नए नए कामों में रोजगार मिल रहा है, यानी नए नए क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है, नए नए काम मिल रहे हैं, उस पर भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हमको देखना जरूरी है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी निजी क्षेत्र अब सरकारी काम को भी करने लगे हैं। जैसे आप देखते होंगे कई जगह हाईवे बनते हैं तो टोल लगा दिया जाता है। वो टोल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसको किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है और उस प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए जब तक कि उसका पूरा ठेका का पैसा निकल नहीं जाता। तो इस तरीके से क्या परिवर्तन हुआ है अर्थव्यवस्था को विकसित करने में। उसके बाद देखेंगे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, जिसमें आप शेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो इस तरीके से योजनाएं देखेंगे, और आखिरी में देखें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये लंबा पॉइंट है, इसमें मेरे ख्याल से 5 से 7 से 10 वीडियो शामिल होंगे, यानी 10 घंटे का यही वीडियो होगा। तो इसमें हम पूरी योजनाओं के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछी जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम कोशिश करेंगे मेंस का, और मेंस जो हमारा सिलेबस है वो, उसके बाद हमारा पहले जो सिलेबस था सीजीपीएससी जहां जहां से क्वेश्चन पूछ लेती थी वो, उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें भी जो ऊपर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें सिलेबस में मैंने शामिल की हैं वो चीजें भी प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता ही जाऊंगा कि ये चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें केवल समझना है। अगर यकीन मानिए आप अर्थव्यवस्था को समझ गए तो इससे आसान विषय आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और
आप ये वीडियो हो सकता है कि यूट्यूब में भी देख रहे हो, तो यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो नीचे मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, एनालाइजर ऐप का, वहाँ से आप वीडियो को मतलब देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो पेड होगा। आप 6 महीने, 1 साल और 2 साल, ये 3 टाइम लिमिट होंगे। ये यानी आप 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए खरीद सकते हैं। एक विशेष बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, थोड़ा सा उसके क्लास के बारे में। जब आप खरीदता है, ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। पहली बात तो आपको वीडियो मिलता है जितने दिन के लिए आपको दिया जाता है, वीडियो जितने दिन के लिए, जैसे 6 महीने के लिए आपने लिया। दूसरी बात आपको मिलती है पीडीएफ। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। तीसरा चीज मिलता है आपको मनी बैक गारंटी। ये एक नया कंसेप्ट है हमारा। मनी बैक में ये है कि आप जैसे मान लीजिए किसी वीडियो को 6 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं, किसी को 12 महीने के लिए, मतलब उसी वीडियो को आप 12 महीने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसी को 24 महीने यानी 2 साल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे बताता है कि आपको 2 दिन का मनी बैक है। किसी में ज़्यादा दिन का जो टाइम लिमिट का वीडियो रहता है, जैसे इसी वीडियो को अगर आपको लगता है कि मैं 6 महीने में पूरा वीडियो कवर कर लूँगा और समझ जाऊँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 6 महीने के लिए खरीदिए। अगर आपको इसी वीडियो को लगता है नहीं मेरे को लंबे समय तक देखना है, तो लंबे समय तक देखने के लिए आप 12 महीने के लिए खरीद सकते हैं, 2 साल के लिए खरीद सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप हमेशा वीडियो को 2 साल के लिए ही खरीदें, क्योंकि 2 साल वाले में एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको 2 साल तक पूरे अपडेट भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो डेटा इसमें डल गया वही डेटा आपको मतलब हमेशा पढ़ना है, वो डेटा चेंज होगा तो नए वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप 2 साल वाला खरीद सकते हैं। 2 साल वाले में आपको मनी बैक का जो टाइम लिमिट होता है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे इसमें 4 दिन हुआ तो इसमें 8 दिन हुआ, यानी 8 दिन तक आप वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में एक नंबर दिया होगा, दूसरे नंबर में बता दूं, 96 17 41 36 76। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके बता सकते हैं आपको क्या समस्या है। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, आपको पैसा रिफंड चाहिए, तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। और दूसरी बात कि 6 महीने 2 साल, 6 महीने 1 साल और 2 साल के बीच बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट का फर्क होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 2 साल वाला ही ज्वाइन करें, तो आपके प्रिपरेशन को आसान बनाएगा। आप आसानी से और आराम से वीडियो को देखते जाएंगे स्मूथली। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे हम क्लास में मिलेंगे आपसे ऑनलाइन। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।